हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 16 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई पर रही महत्वपूर्ण खबरों को। और अपने इस क्लास में लोग चर्चा करते हैं। डेली शाम को 7:30 बजे ये वीडियो क्लास आपको मिल जाती है। ये क्लास आपकी आरओ परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ ये क्लास बीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उतनी ही लाभदायक और उतनी ही उपयोगी है जितनी अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्लास। ठीक है, तो देखा जाए यहां पर हम लोग डेली शाम को 7:30 बजे इस क्लास में महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। और एक सूचना है आपके लिए कि हम लोगों ने करंट अफेयर का जो पैकेज है, ये क्लास होती है, इसको एज अ पैकेज डिजाइन करके रखा है। वीडियो क्लास तो आपको यूट्यूब पर डेली प्रतिदिन फ्री में मिल जाती है। ठीक है, इससे इतर कुछ चीजें हैं जो आपको हम और प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या क्या चीजें हैं उनको पैकेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो हमारा पैकेज है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, यहां पर देखा जाए बाइलिंगुअल कंटेंट पूरा आपको प्रोवाइड किया जाता है। डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है। साथ ही साथ डेली क्लास पीपीटी और पीडीएफ भी आपको शेयर की जाती है ऐप पर। डेली प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ये भी शेयर की जाती है। साथ ही साथ प्रतिदिन ऐप पर 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। कंप्लीट मासिक पीडीएफ दी जाती है। फुल करंट अफेयर का टेस्ट होता है महीने के एंड में एक। और ये पूरा पैकेज हमारा 25 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक खास बात और है, यहां पर यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल के जो मासिक करंट अफेयर कवर किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक देखा जाए तो हम लोगों ने फरवरी महीना पूरा कंप्लीट कर लिया है। जनवरी फरवरी 2 महीने कंप्लीट कर लिए। मार्च महीने का करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल का इस संडे को आएगा। ठीक है, तो वो सारी पीडीएफ भी इसी पैकेज में शेयर की जाती है। पैकेज को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है SSGCP। SSGCP इसे आप सर्च करिए, होम पेज खुल जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आप जाइए वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। जैसे ही आप वीडियो लेक्चर ओपन करेंगे, यहां पर सामने आपको सबसे पहला जो स्लॉट दिखेगा वो मई महीने के पैकेज का दिखेगा। मई महीने का पैकेज आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पहुंच जाएंगे ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, यहां पर आप जैसे जाएंगे तो पैकेज देखेंगे, यहां पर वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, टेस्ट सारी चीजें लगी हुई हैं। आप चाहें तो 1 मई 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो डेमो के तौर पर लगा हुआ है। आप जाइए, इसको देखिए और सारी चीजें आप यहां पर एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये मूल्य आपको दिख जाएगा, सेल प्राइस 25 रुपए। आपके वॉलेट में कॉइन अगर है तो कॉइन लगा दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। ये मूल्य घट के 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 18 रुपए 75 पैसे में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं और सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर पे चर्चा करते हैं अपने। ठीक, चलिए सबसे पहले देखें इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। ये 16 मई के दिन मनाया जाता है। यह दिवस प्रकाश की महत्व, विज्ञान, कला और शिक्षा में सतत विकास में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडर मैमन, ठीक है, क्या नाम था इनका, थियोडर मैमन ने पहले लेजर का सफल संचालन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, जो 16 मई को हुआ था। यानी कि जो पहला लेजर था उसका सफल संचालन कब हुआ था, 16 मई 1960 को पहली बार थियोडर मैनन, ठीक, थियोडर मैमन जो थे, इन्हीं के द्वारा लेजर का पहला सफल संचालन किया गया था। और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 16 मई का जो दिन होता है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगला दिवस देख लेते हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है ये भी 16 मई को मनाया जाता है। चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो डेंगू बुखार होता है इसके रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल जो 16 मई का दिन है उसको राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर ले। यह एक मच्छर जनित विषाणु जनित रोग है। जो डेंगू है वो क्या है, विषाणु जनित। परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, विषाणु जनित ये रोग है। अब आपको एक चीज बताना है, मच्छर, यहां पर मच्छर की बात आई है तो डेंगू जो होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है ये आपको बताना है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी में ये चीजें पढ़ रखी है। आप यहां पर बताइए, जब आप डिजीज वाला सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जितना विटामिन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में 2 चैप्टर हमेशा पढ़ के रखना चाहिए। एक विटामिन
दूसरा मानव शरीर की, और तीसरा जो है वो रोग वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ के रखिए। ठीक है, हर बार परीक्षा में वहां से सवाल आते हैं, और उनमें से भी देखा जाए तो मच्छर, कौन से मच्छर के काटने से डेंगू होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए विषाणु जनित रोग है जो खासकर मानसून के मौसम में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। ठीक है, डेंगू। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें, तीस्ता प्रहार अभ्यास। तीस्ता प्रहार अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है तीस्ता प्रहार अभ्यास से संबंधित? भारतीय सेना ने उत्तर बंगाल में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको आप चिकन नेक के नाम से जानते हैं, यहीं पर तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार नाम से एक बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो टेंशन चल रही थी, हमारे जो पूर्व सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, उनके द्वारा कहा गया था कि भारत को हमेशा 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। अब 3 फ्रंट कौन कौन से? एक तरफ तो पाकिस्तान हो गया, ठीक, एक तरफ हो गया पाक, दूसरी तरफ हो गया चीन, और इधर देखा जाए जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, सत्ता एक तरीके से संभाल ही रखी है, केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं लेकिन सत्ता संभाल रखी है मोहम्मद यूनुस ने, तो वहां पर देखा जाए तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो तेज हो रहा है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। तो इस तरीके से देखा जाए, अब बांग्लादेश के अक्सर वहां के देखा जाए जो पूर्व मेजर रिटायर्ड है, वो सब अक्सर कहते रहते हैं कि बांग्लादेश का विस्तार कर लीजिए, चिकन नेक पे कब्जा कर ले, ऐसी वैसी जो खबरें आती रहती हैं। तो उन सब चीजों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान अब बांग्लादेश के जरिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर देखा जाए तो दबाव बनाने का प्रयास करेगा। अब उसी दबाव को कम करने के लिए भारत ने पहले ही अपने तरफ से देखा जाए तो युद्धाभ्यास करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार नामक बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है। इसमें नई पीढ़ी के हथियारों, लड़ाकू विमानों व सैन्य इकाइयों ने भाग लिया। ठीक है, आगे चर्चा कर ले। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चुनौतीपूर्ण नदी क्षेत्र जो तीस्ता है, तीस्ता नदी क्षेत्र देखा जाए तो तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। ठीक है, जैसा सिंधु जल समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, वैसा हमारा बांग्लादेश के साथ कोई भी समझौता नहीं है तीस्ता नदी को लेकर। तीस्ता नदी का जो रिवर है उसके पानी को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा, चाहे वो शेख हसीना की सरकार रही हो या मोहम्मद यूनुस अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, दोनों के बीच में देखा जाए हमेशा से एक चीज का टेंशन यहां बना रहा है तीस्ता नदी को लेकर। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए चुनौतीपूर्ण नदी क्षेत्र में आयोजित इस एकीकृत फील्ड अभ्यास में विभिन्न इकाइयों और सेवाओं ने युद्धक प्रभावशीलता और समन्वय को युद्ध क्षेत्रीय परिस्थितियों को परखा गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए अगर कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है भविष्य में तो उसको किस प्रकार से डील की जाएगी, इन्हीं सब चीजों पर यहां पर देखा जाए तो उसी चीजों को लेकर अभ्यास किया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा कर ले। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें विशिष्ट प्राध्यापक बने डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व सीजेआई जो है, भारत के पूर्व सीजेआई देखा जाए तो एनएलयू में विशिष्ट प्राध्यापक बने हैं। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली ने भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो एनएलयू में विशिष्ट प्रोफेसर नामित किए गए, नियुक्त किए गए हैं। आगे चर्चा कर ले। एनएलयू दिल्ली एक संविधान अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा जिसके रिसर्च डायरेक्शन की अगुवाई खुद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए एक संविधान अध्ययन केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? एनएलयू दिल्ली के द्वारा की गई है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा की गई है। और यहीं पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में विशिष्ट प्रोफेसर के तौर पर कौन यहां पर नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, और ये 50वें, ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहां पर देखा जाए 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस BR गवई बन गए हैं। दूसरे दलित देखा जाए मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है, और उसके बाद में पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस BR गवई, और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो थे वो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार बिहार में किया गया, ये मैंने आपको पहले बता रखा। और उसका जो थीम बताया था, सॉरी, जो शुभंकर बताया था, शुभंकर क्या बताया था? शुभंकर मैंने आपको बताया था कि एक शेर और हाथी का सम्मिश्रित रूप है, नाम क्या है? गज सिम्हा। क्या नाम है? गज सिम्हा। ठीक है, गज सिम्हा इसका शुभंकर था। बिहार में पहली बार आयोजित हुआ।
अब पहली बार बिहार में आयोजन हुआ तो इससे संबंधित जो सवाल है पूछा जाना लाजमी एग्जाम में पूछेगा, बीपीएससी में पूछ सकता है और अन्य परीक्षाओं में तो यहां से देखा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित सवाल पूछे ही गए हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए यहाँ पर जो पदक तालिका है, पदक तालिका की बेसिकली बात करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर रखी है, तो उसी चीज को मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, बार बार दोहराऊंगा तो नोट्स आपका लंबा चौड़ा होता जाएगा। आप वहीं पर पहले आपने पढ़ रखा है उसी चीज को आप यहाँ पर देखा जाए जो पदक तालिका है, पदक तालिका से अपडेट करते हुए इसको समाप्त करेंगे। चलिए महाराष्ट्र देखा जाए 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत पदक और 53 कांस्य पदक जीतकर 158 पदक के साथ ओवरऑल शीर्ष स्थान पर रहा। यानी कि पहला स्थान किसका रहा? पहला स्थान रहा महाराष्ट्र का। दूसरे स्थान की बात कर ले, हरियाणा 39 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 51 कांस्य पदक सहित कुल 117 पदक जीतकर उलट फेर करते हुए दूसरे स्थान पर रहा। यानी कि सेकंड रैंक किसकी रही? हरियाणा की सेकंड रैंक रही। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा का। यहां पर बात कर ले राजस्थान 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक सहित कुल 60 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, अब यही मेजबान की बात कर ले भाई, बिहार की बात आ रही है। बीपीएससी वालों परीक्षा जो 71वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही कि बिहार ने कितने पदक जीते। ठीक, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर बिहार ने 7 स्वर्ण पदक जीता है। बिहार वाले खास ध्यान देंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य जीते, इस पर भी आपको विशेष फोकस करना होगा। 7 स्वर्ण पदक जीता है, 11 रजत पदक जीता है बिहार ने और 18 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और देखा जाए तो 15वें स्थान पर रैंक कौन सी रही? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा बिहार का? 15वां स्थान बिहार का था। अब यूपी की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश ने 14 स्वर्ण पदक जीते हैं, 20 रजत पदक जीते हैं, 18 कांस्य पदक जीते हैं और ओवरऑल जो रैंकिंग रही, रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? तो रैंकिंग में 7वें स्थान पे रहा उत्तर प्रदेश अपना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार किस रैंक पे रहा, उत्तर प्रदेश किस रैंक पे रहा। बिहार जो है 15वें स्थान पर, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर, पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा। और इसी के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उस सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। चलिए आगे देखें, सिक्किम स्थापना दिवस। ठीक है, सिक्किम का स्थापना दिवस चर्चा कर लेते हैं। 16 मई 2025 को सिक्किम राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि आज के दिन देखा जाए तो 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 50वां स्टेटहुड डे मनाया जा रहा है सिक्किम का। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले, आज से 50 साल पहले 16 मई 1975 के दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको ये बताना है संविधान संशोधन। ठीक है, किस संविधान संशोधन? संविधान संशोधन के माध्यम से जो सिक्किम था इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताने को तो मैं तुरंत बता दूं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपने पीवाईक्यू पढ़ा भी है इसको। ठीक है, पीवाईक्यू पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैंने आपसे पूछा, इसको आप कमेंट में बताइएगा, देखता हूं कौन इसका जवाब देता है। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब ये ब्लैक फॉरेस्ट आप जो केक खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं वो नहीं है, ये ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक चलाया गया 21 दिवसीय ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का ध्यान माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले करेंगुटालू हिल्स, जो करेंगुटालू हिल्स है यहां पर केंद्रित था। अब ये जो करेंगुटालू हिल्स है ये कहां पे पाया जाता है, कहां पर अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो सीमा है। अब देखा जाए ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यूपी पीसीएस 2024, यूपी पीसीएस 2024 आपने करंट अफेयर का सवाल देखा और वहां पर एक चीज आपने नोटिस करी कि ऐसा ही सवाल जो माओवादियों से संबंधित सवाल था वो आपके परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, गढ़चिरौली के बारे में उस टाइम पर पूछा गया था। प्रश्न जो आया था वो गढ़चिरौली से संबंधित था, गढ़चिरौली से संबंधित सवाल था, पूछा गया था यूपी पीसीएस 2024 में। अब यहां पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आप याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं 31 मार्च 2026 तक। ठीक, भारत सरकार का लक्ष्य है, गृह मंत्रालय ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले हम पूरी तरीके से जो नक्सलवाद है उसको भारत में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए माओवाद या नक्सलवाद के खिलाफ ये चलाया गया अभियान था ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चलाए गए सबसे बड़े समन्वित माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने शीर्ष माओवादी नेतृत्व और बुनियादी ढांचों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यहां पर देखा जाए लगभग 31
शीर्ष नेता जो थे, नक्सली नेता थे, उनको ढेर कर दिया गया। ठीक है, इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में। तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बात करते हैं टीसीएस के बारे में। अब टीसीएस की ब्रांड वैल्यू से संबंधित सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। लगभग 3 बार ऐसे सवाल आ चुके हैं कि जो टॉप 500 जो ब्रांड होते हैं, टॉप 500 ब्रांड या टॉप 100 ब्रांड जो होते हैं, उनसे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर देखा जाए टीसीएस दुनिया की टॉप 50 में शामिल, ठीक है, ब्रांड बन गया है। चर्चा कर लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है, टीसीएस जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस जो है, ये कांटार ब्रांड रिपोर्ट, ठीक है, कांटार ब्रांड रिपोर्ट जो है, इसमें देखा जाए तो 100 सबसे मूल्यवान ब्रांड में शामिल किया गया है टीसीएस को। चर्चा कर ले, टीसीएस इस सूची में 45वें स्थान पर है, यानी कि देखा जाए टॉप 100 में तो शामिल है ही है, टॉप 50 में भी शामिल है। ठीक है, तो यहां पर टीसीएस का जो स्थान है वो कौन सा है? टीसीएस का स्थान है 45वां। पिछले साल बात करें तो पिछले साल ये 46वें स्थान पर था। यहां पर बात कर ले, कंपनी का ब्रांड मूल्य जो है ये 28% की वार्षिक वृद्धि के साथ 57.3 अरब डॉलर आंका गया है। ठीक है, जो कांटार, ठीक है, कांटार ब्रांड रिपोर्ट है, कांटार ब्रांड रिपोर्ट ने जो टीसीएस है इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी नापी है कि लगभग 57.3 अरब डॉलर इसकी ब्रांड वैल्यू है। आगे चर्चा कर ले। इसके अलावा टॉप 100 में देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और इंफोसिस को भी जगह मिली है, यानी कि टॉप 100 में भारत की 4 कंपनियां शामिल है। कौन कौन सी? टीसीएस तो हो ही गई, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और इंफोसिस, ये 4 कंपनियां हैं जो टॉप 100 में शामिल है। जबकि अगर हम टॉप 50 की बात कर ले तो टॉप 50 में देखा जाए तो टॉप 50 में कौन कौन सी कंपनी शामिल है? टॉप 50 में टीसीएस शामिल है जो 45वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहां पर चर्चा कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है? समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए नई तकनीकी का इजाद हुआ है। ठीक है, जो समुद्री पानी है, समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए नई तकनीकी का इजाद किया गया है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए नई नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन तकनीकी विकसित की है। ठीक है, नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ की शाखा है कानपुर अवस्थित, उसी के द्वारा विकसित की गई है। चर्चा करते हैं आगे। डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडारण एवं अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ने इसे इजाद किया है। ठीक है, यह तकनीकी भारतीय तटरक्षक जहाजों के लिए बनाई गई है ताकि खारे पानी में मौजूद क्लोराइड आयनों के संपर्क में आने पर स्थिरता बनी रहे। ठीक है, स्थिरता बनी रहे। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि समुद्री पानी से पीने योग्य, समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक नई तकनीकी का इजाद किया गया। देखा जाए तो ऐसी तकनीकी आपने पहले सुनी होगी, जो जब इजराइल के आई थिंक 2018 का टाइम था, 2018 के टाइम पर जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, और पीएम मोदी मिले थे, जब पीएम मोदी इजराइल गए हुए थे, उस टाइम पे समुद्र के तट पर आपने एक फोटो उस टाइम पर वायरल हुई थी, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो सर्च करिएगा कभी अगर जो आपकी इच्छा करे तो। समुद्र का पानी था, उस समुद्र के पानी को देखा जाए, वहीं पर एक मशीन थी इजराइल के पास, इजराइल ने ऐसे तकनीकी विकसित कर रखी है समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए। ठीक है, तो वहीं पर तुरंत उस पानी को फिल्टर किया गया और उसी पानी को दोनों लोगों ने पिया था। ठीक है, तो ऐसी तकनीकी इजराइल के पास है, भारत के द्वारा भी ऐसी तकनीकी विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें। एक देश एक धड़कन अभियान, एक देश एक चुनाव, एक जिला एक उत्पाद, एक ब्लॉक एक उत्पाद, सब कुछ सुना। अब एक देश एक धड़कन अभियान के बारे में सुनिए। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर के एवज में इसको चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि एक देश एक धड़कन अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया, कौन सा मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत एक देश एक धड़कन नाम का एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना और सशस्त्र बलों के शौर्य तथा बलिदान को सम्मान देना है। यह अभियान 100 दिनों तक देश भर में चलाया जाएगा। ठीक है, 100 दिवसीय अभियान है ये, जो एक देश एक धड़कन अभियान है, ये 100 दिनों तक चलाया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए इसके अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ सभी संस्थाएं सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।
एक देश एक धड़कन के अंतर्गत कला, रंगमंच, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया जाएगा। जगह जगह पर देखा जाए तो जो कला संस्कृति है, रंगमंच के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों के बीच जागृत करने का प्रयास किया जाएगा एक देश एक धड़कन अभियान के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बात करते हैं। 2025 के COP30 के लिए अरुणाभ घोष जो है ये दक्षिण एशियाई दूत बने हैं। ठीक है, अरुणाभ घोष को दक्षिण एशिया का दूत नामित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं, द हिंदू की खबर है ये। यहां पर पॉइंट पे चर्चा करें, नवंबर माह में ब्राजील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 जो है, ठीक है, के लिए CEEW के प्रमुख अरुणाभ घोष को दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है। अगला जो COP होगा यानी कि COP30 जो होगा, ये सम्मेलन कब होगा? 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 को होगा। ठीक, 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 को कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, ब्राजील में होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये बताइएगा कि जो COP28 हुआ था, ये कहां पर हुआ था? COP28 तो आपसे परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। COP29 भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। ये दोनों कहां हुए थे ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपसे मैंने जो 10 सवाल मैं लास्ट में पूछूंगा उनसे इतर एक सवाल मैंने आपसे पहले पूछा कि जो सिक्किम है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दूसरा सवाल यह है कि COP28 का आयोजन कहां किया गया था। तीसरा सवाल है कि COP29 का आयोजन कहां पर किया गया था। अब COP30 के बारे में आपको बता दिया कि इसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए जो अरुणाभ घोष है ये दिल्ली स्थित जलवायु एवं ऊर्जा थिंक टैंक CEEW के प्रमुख हैं। ठीक है, CEEW के प्रमुख हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 18 मई को इसरो लॉन्च करेगा 101वां सैटेलाइट। क्या नाम है इसका? रिसैट 18। ठीक है, रिसैट 18 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये इसरो का 101वां सैटेलाइट है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे सैटेलाइट, 100वां सैटेलाइट, 101वां सैटेलाइट, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। इसरो 18 मई को अपना 101वां उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। RISAT 18 को PSLV C61 रॉकेट के जरिए, किसके जरिए? PSLV C61 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसकी मदद से भारत दुर्गम इलाकों की निगरानी, सीमाओं पर हलचल, आपदा के समय राहत कार्य और खेती जैसे क्षेत्रों में बेहतर डाटा हासिल कर सकेगा। तो बेसिकली देखा जाए ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, जो RISAT है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वहीं देखा जाए तो जनवरी 2025 में 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। आपने स्पेडेक्स मिशन के बारे में सुना होगा। स्पेडेक्स मिशन, ठीक, स्पेडेक्स मिशन जो था वो 100वें सैटेलाइट के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अनुराग भूषण जो है ये स्वीडन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। स्वीडन में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? अनुराग भूषण नाम है। चर्चा कर लेते हैं। अनुराग भूषण को यूरोपीय देश स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अनुराग भूषण 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। ठीक है, अतिरिक्त सचिव के रूप में वर्तमान में देखा जाए जो विदेश मंत्रालय है वहां पर अनुराग भूषण कार्यरत है और अब इनको यूरोपीय देश जो है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन में देखा जाए तो स्वीडन में भारत के राजदूत बने हैं। स्वीडन के बारे में चर्चा आई है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप राफेल का नाम सुनते हैं, राफेल, तो राफेल जो है वो फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट। ठीक है, डसॉल्ट फ्रांस की कंपनी है। बोइंग जो है अमेरिका की कंपनी है। उसी प्रकार स्वीडन की एक कंपनी, उसका नाम क्या है? साब। ठीक है, साब कंपनी है स्वीडन की, हथियार बनाती है कंपनी। जाने रहिएगा, परीक्षा में कभी मैच द फॉलोइंग में आ गया, क्योंकि राफेल चर्चा में ही है। अब परीक्षा में पूछ ले बोइंग, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई, जो फिर उसके बाद में राफेल किसके द्वारा, और साब कहाँ की कंपनी है। तो ये सारे पॉइंट आप जाने रहिएगा। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है? तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कहां पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया, सिक्किम में किया गया, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में किया गया, या गैंगटॉक में किया गया?
ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में किसे विशिष्ट प्रोफेसर नियुक्त किया गया है? CV रमन को, ठीक, NV रमना को, DY चंद्रचूड़ को, इंदिरा जयसिंह को या संजय किशन कौल को? ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसको नियुक्त किया गया है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। यहां पर आप ये बताइएगा कि यूपी का स्थान कौन सा रहा। ठीक है, यूपी का स्थान। आप टोटल हो गए 4 प्रश्न, मैंने आपसे पूछे 4 प्रश्न और ये MCQ, इनका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस वर्ष बना था? 1950 में, 1965 में, 1975 में या 1985 में? 5वां प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य की सीमा पर चलाया गया था? झारखंड बिहार की सीमा पर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा पर, उड़ीसा तेलंगाना की सीमा पर, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कांटार रिपोर्ट 2025 में TCS को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 50वां, 45वां, 40वां या 35वां? बताइएगा। जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू के अनुसार देखा जाए जो TCS है उसको टॉप 100 में कौन सा स्थान मिला, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 है समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए DRDO ने कौन सी तकनीक विकसित की है? आपको बताना है कौन सी तकनीक DRDO के द्वारा विकसित की गई है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर आपको टिक करना है। कौन सा तकनीक है जिसको DRDO के द्वारा जो विकसित किया गया? DRDO की कानपुर अवस्थित जो प्रतिष्ठान उसी के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें, एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? देखिए, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एज इट इज आपकी परीक्षा में पूछ ले। UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा जो अक्टूबर में प्रस्तावित है उसमें पूछ सकता है, BPSC में पूछ सकता है, और वहां नहीं पूछा तो ROR में तो पूछ ही सकता है। ठीक है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन अभियान शुरू किया गया है? 9वां प्रश्न है COP30 के लिए देखा जाए दक्षिण एशियाई दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश चंद्र, अरुणाभ घोष, सुनीता नारायण, अमिताभ कांत। अंतिम प्रश्न है RISAT-18 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा? GSLV Mk3 जिसको आप बाहुबली रॉकेट कहते हैं, PSLV C61, SSLV D3, GSLV F10। तो यहां पर आज देखा जाए, आज मैंने आपसे पूछे हैं प्रश्न संख्या, यहां पर देखा जाए 4 प्रश्न मैंने आपसे वैसे पूछे हैं जो टॉपिक पढ़ा है टॉपिक के बेस से, और 10 MCQ, टोटल 14 प्रश्न पूछे हैं, 14 प्रश्नों का उत्तर। वैसे बहुत कम लोग, लगभग 40-50 लोग ही ऐसे होते हैं जो पूरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आप लोग भी प्रयास किया करिए, जो लोग वीडियो देखते हैं पूरा अंत तक प्रयास किया करिए। आप पूरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, 2-4 प्रश्न जो आपको आ रहे हैं आप केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया करिए, लेकिन कोशिश ये जरूर किया करिए कि प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज 10 प्रश्न आपके लिए, टोटल 14 प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। इन 14 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया करें तो अपने दोस्तों के साथ साझा किया करें और लाइक किया करें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।